आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां परिवहन विभाग के दस्ते पर एसीबी ने एक्शन लिया है। अवैध वसूली के दौरान एसीबी की टीम ने छापेमारी की है। इंस्पेक्टर मनोज के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन एसीबी का चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के बाद कई बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। हजारों रुपए की सैलरी लेने वाले कर्मचारियों की करोड़ों की कोठियां बनी हुई हैं। बड़े बड़े भूखंडों के मालिक हैं परिवहन विभाग के कर्मचारी अधिकारी। एसीबी की टीम अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एसीबी टीम जांच कर रही है। परिवहन विभाग के दस्ते पर एसीबी का एक्शन हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने छापेमारी की। अवैध वसूली के दौरान टीम की तरफ से यह बड़ा छापा। और इसी बीच बड़ी खबर, भरतपुर से सबसे बड़ी खबर, परिवहन विभाग के दस्ते पर एसीबी ने दस्तक दी है। एसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के बाद माना यह जा रहा है कि बड़े खुलासे हो सकते हैं। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को अवैध वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थी परिवहन विभाग की, और इसके बाद एसीबी ने कार्रवाई की है। परिवहन विभाग के दस्ते पर अवैध वसूली के दौरान एसीबी की बड़ी कार्रवाई और सर्च ऑपरेशन जारी। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एआरएल ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स पर आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट। 170 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज आयकर विभाग ने जब्त किए हैं। आयकर विभाग ने 6 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी जब्त की है। ग्रुप संचालकों का शेयर ट्रांजैक्शन में 50 करोड़ का भी पकड़ा है। रियल एस्टेट कारोबार में 50 करोड़ से ज्यादा की ब्लैक मनी का खुलासा हुआ है। कागजों में बिक्री के अलावा नकदी बिक्री बेहिसाब मिली है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। एआरएल ग्रुप और अक्षत ग्रुप पर आयकर विभाग का शिकंजा लगातार अब कसता जा रहा है। यहां पर रिटर्न में फ्लैट की कीमतें बहुत कम बताई गई, लेकिन जो वसूली है वो बहुत ज्यादा है। रियल एस्टेट कारोबार में 50 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। कागजों में बिक्री के अलावा नकदी बिक्री बेहिसाब मिली है। जॉइंट वेंचर में रियल एस्टेट कारोबार में ब्लैक मनी पकड़ी आयकर विभाग ने। बड़ी जानकारी है। एस्बेस्टस सीमेंट के पाइप और अन्य उत्पाद निर्माण में भारी अनियमितताएं आईटी की टीम को मिली हैं। आयकर विभाग की टीमें आवास और कार्यालयों से जांच करके अब वापस लौट चुकी है। लगातार जांच चली। इस जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 170 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा आयकर विभाग ने दोनों बड़े ग्रुप से किया है। अक्षत ग्रुप और एआरएल ग्रुप, ये दोनों जो ग्रुप है वो बड़े ग्रुप माने जाते हैं। आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा था, और अभी जो जानकारी सामने आ रही है, अभी जो अपडेट मिल रही है, उसके मुताबिक 170 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा आयकर विभाग को हुआ है। और इसी बीच टोंक के निवाई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रशांत बैरवा की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रशांत बैरवा की मां पर 25 करोड़ का जुर्माना खनन विभाग ने लगाया है। अवैध खनन मामले में आशा लता बैरवा पर जुर्माना लगाया गया 25 करोड़ से ज्यादा का। खनन विभाग की ओर से पूर्व विधायक की अवैध खनन से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। खनिज विभाग ने अवैध खनन में दोषी माना है पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के प्रशांत बैरवा की मां को, और उन पर 25 करोड़ 64 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। खनिज विभाग ने नोटिस जारी कर दिए हैं। 1 महीने में पूरी राशि 25 करोड़ 64 लाख से ज्यादा की राशि जमा करवाने के निर्देश खनिज विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। टोंक के निवाई से यह बड़ी खबर मिल रही है। तो वहीं लॉरेंस के नाम पर पिंडवाड़ा तहसील के वासा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव पर धमकाने के आरोप लगे हैं। ये आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए, और शिकायतकर्ता ने यह जानकारी दी कि उसे शिकायत वापस लेने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है और उसको लॉरेंस के नाम पर धमकाया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता रौनक दवे ने फर्जी पट्टे और राजस्व को हुए नुकसान को लेकर
शिकायत की एसीबी में और इस पर तत्कालीन सचिव के नाम पर व्हाट्सएप पर रौनक दवे को लॉरेंस के नाम पर धमकी दी गई। धमकी वाला ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है। हम फोन करके मेरे को बोलते रहता है, आना मेरा डराते रहता है। अभी तो मेरे को फोन करके ऐसा व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज डालते, तेरे लॉरेंस बिश्नोई से बात कराओ। लॉरेंस बिश्नोई के साथ की मेरे को धमकी देते रहता है कि तेरे को लॉरेंस बिश्नोई से प्रॉब्लम हो सकती है, तेरे को उसका नंबर चाहिए। क्यों मैं एकदम सही रास्ते पे चल रहा हूँ, सही जांच मांग रहा हूँ वो हिसाब से। तो वहीं हरियाणा की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर निगाहें राजस्थान की भी टिकी हुई हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हरियाणा के चुनाव प्रभारी और पूनिया पर बीजेपी को सभी सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है। तो वहीं नाराज चल रहे किसान और पहलवान वर्ग को भी मनाने की जिम्मेदारी सतीश पूनिया के कंधों पर है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की हरियाणा में हुंकार। चुनावी रैलियों में पूनिया मोदी की गारंटी पर जनता से एक बार फिर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। खेती और किसानी की बात करने वाले उन लोगों को ये सीधी सीधी मैं बात कहना चाहता हूं कि उस समय खेती का बजट था 25,000 करोड़ और मोदी के आने के बाद देश के किसानों का खेती का बजट हुआ है 1,25,000 करोड़ रुपया पहली बार हिंदुस्तान के धरती। हरियाणा के गली मोहल्लों और गांव कस्बों में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सक्रियता इन दिनों खासी सुर्खियां बटोर रही है। हरियाणा के प्रदेश चुनाव प्रभारी होने के नाते पूनिया किसान, जवान और पहलवान की धरा पर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाकर आलाकमान का भरोसा जीतने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार के किसानों को समर्पित एक योजना का रैलियों में जमकर बखान कर रहे हैं। कभी किसान सम्मान निधि का, तो कभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, कभी मुद्रा योजना के जरिए युवाओं को फिर से बीजेपी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कभी सुकन्या समृद्धि योजना की चर्चा छेड़ माताओं और बहनों के बीच बीजेपी की लोकप्रियता में इजाफा करने का प्रयास करते हैं। पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की सफल रैलियां आयोजित करवा चुके हैं। उनका दावा है कि बीजेपी फिर से सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी। हरियाणा की जनता भी उत्तर भारत से साम्यता रखती है और वो राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर मतदान करेगी। उससे पहले भी हरियाणा की जनता ने राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन दिया था और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी हैट्रिक की तैयारी में है। पूनिया के लिए हरियाणा के चुनाव प्रभारी की भूमिका अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी ने कई सीटों पर चेहरे बदल दिए हैं। पूनिया के सामने नाराज धड़ों को साधने की भी चुनौती है। एक तरफ हरियाणा सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तो दूसरी तरफ हाल ही में किया गया नेतृत्व परिवर्तन से उपजी समस्याएं भी कम नहीं है। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटाकर नायब सिंह सैनी की ताजपोशी की है। सैनी ने विश्वास मत तो जीता, लेकिन बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलियों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, इसीलिए उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन की आंच अभी भी धीमी नहीं पड़ी। गांव कस्बों में बीजेपी के विरोध के सुर अभी भी कहीं न कहीं सुनाई पड़ ही जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाली महिला पहलवानों का भी ताल्लुक हरियाणा से ही है। ऐसे में पूनिया को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। पूनिया कांग्रेस से तो टक्कर मानते हैं, पर उनका दावा है कि बीजेपी के संगठन और पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। मुझे लगता नहीं है कि हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में अब इतना दम है कि वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सके। मुझे तो इसमें शंका लगती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हैट्रिक बनाएगी। 2023 का साल पूनिया के लिए कुछ खास नहीं रहा। पहले पूनिया ने प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी गंवाई, फिर आमेर से विधानसभा का चुनाव हारी। अटकलें थी कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिलेगा, पर पार्टी ने उन्हें टिकट देने के बजाय हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाना बेहतर समझा। अब हरियाणा लोकसभा का चुनाव पूनिया के पास अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने का बेहतरीन अवसर है, जिसे वो कभी गंवाना नहीं चाहेंगे। एक तरफ किसान आंदोलन का असर तो दूसरी तरफ महिला पहलवानों के प्रदर्शन से नाराजगी।
हरियाणा में बीजेपी के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं समझा जा रहा है, इसलिए सतीश पूनिया जैसे नेता को जाटलैंड की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अगर सतीश पूनिया बीजेपी की जीत के रिकॉर्ड को कायम रखवाने में कामयाब हो गए तो यकीन मानेगा कि पूनिया के भी नंबर जरूर बढ़ेंगे, नहीं तो फिर उनका संघर्ष भी बढ़ना तय है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो वहीं जयपुर के पठानों के मोहल्ले में पसरा सन्नाटा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और हर आहट से अनहोनी का डर सता रहा है परिवार को। साथ ही मोबाइल की हर घंटी के साथ दिल की धड़कन भी बढ़ जा रही है। आखिर क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। गली में दम साध कर खड़े लोग और हर चेहरे पर अनहोनी की आशंका। उसी गली के एक घर में पसरी नीम खामोशी, मायूसी और चिंता। ये तस्वीरें जयपुर के पठानों के मोहल्ले की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार को आतंकियों ने एक टूरिस्ट कैंप को निशाना बनाया, जिसमें इसी मोहल्ले के रहने वाले एक पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। 13 तारीख को टूर ऑपरेटर के साथ ये यहाँ से हमारी फैमिली के करीब 50 लोग हैं, वहाँ श्रीनगर घूमने गए हुए थे और परसों पहलगाम गए थे। परसों रात को वहाँ उन्होंने स्टे किया था, वहाँ आराम से घूमे थे। कल रात को पहलगाम से और बर्फ़ की कोई जगह है स्वनटाउन, वहाँ गए थे। वहाँ से वापस लौटते हुए ढाबा था, वहाँ खाना खाने रुके तो पीछे टेंट लगे हुए थे। उस टेंट के पास से जब ये क्रॉस कर रहे थे तो उसी दौरान इनके पीछे से 2 लड़के थे, बाइक पे आए, उन्होंने फायरिंग की, जिसमें फरा है उसके कंधे से क्रॉस करती हुई गोली निकल गई और सन्नी के जैसे उसने मुँह घुमा के देखा तो उसकी आइज़ के पास से गोली निकली है। ऐसी बात हुई है कि एक गोली तो शायद क्रॉस कर गई और एक गोली अंदर थी। उसका रात को 5.5-6 घंटे ऑपरेशन चला है और गोली शायद दोनों निकल गई हैं और वैसे वो वेंटिलेटर पे क्रिटिकल है। आतंकी हमले में घायल फरहा और तबरेज का अनंतनाग के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि उन दोनों के परिजन जयपुर में उनकी हालात को लेकर खासे चिंतित हैं। टिकट नहीं मिले जाने के लिए कहीं से, जयपुर से भी दिल्ली से भी नहीं है। आज की टिकट की कोशिश करी थी पहुंच जाए, मगर टिकट नहीं मिले। अभी स्वामी जी आए थे बाल मुकुंदाचार्य, उनको बोला तो उन्होंने कलेक्टर साहब से बोल दिया 2 जनों के जाने की व्यवस्था कर रहे हूँ। अभी तक आईडी भेज दी, देखते क्या होता। मिले अभी परवेज से पूछा, अभी फिर बोले अभी तो बेहोश हो रहा है, वो होश नहीं है उसको। आज सरकार से जल्दी से निवेदन है, मैं तो जल्दी से पहुंचाऊं मुझको, तो मेरे बच्चों के पास पहुंचा। तो कल 11 बजे बात हुई थी आराम से, अम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ, फिर पता नहीं रात को क्या। तबरेज का इलाज हो रहा है, उनके मेरी बेटी का भी इलाज हो रहा है, प्रशासन देख रेख में है। बताया जा रहा है कि टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए जा नहीं पा रहे हैं आप वहाँ पर। जी हाँ, टिकट मिलने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से नहीं जा पा रहे। टिकट मिलते ही हम रवाना हो जाएंगे। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा गंभीर मामला है, आतंकी हमला हुआ है, आपकी ओर से कोई बात हुई है, प्रशासन ने कोई आपको आश्वासन दिया हो? प्रशासन देख रेख में है और बहुत सही तरीके से ट्रीटमेंट कर रही है उनका। और सुबह सबको है ना वहाँ श्रीनगर में है ना 5 बजे ले जाने का कहा था। अब ये पता नहीं कि ले गए या नहीं ले गए उनको। बुजुर्ग माता पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मोबाइल की हर घंटी के साथ ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वे और परिवार के दूसरे सदस्य रात से ही कश्मीर में हुए घटनाक्रम की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। माता पिता की बस एक ही दुआ है कि फरहा और तबरेज जल्दी ठीक होकर घर पहुंचे। जो वो विक्टिम है जो तबरेज और फरहा की हमने बात की, जिनका सनी नाम है, घर के यहाँ रहने वाले सभी लोग परिवार वाले चिंतित है। 50 लोग हैं, 48 और हैं, बाहर पूरा मजमा जमा हुआ है। सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि वैली के अंदर जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह के हालात थे, काफ़ी शांति थी। काफ़ी पर्यटक हर साल जयपुर से जाते हैं और वहाँ जाकर के बाकायदा घूम फिर के आते हैं। कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई और एकदम अचानक इस तरह की घटना ने लोगों के अंदर बड़ा डर और दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक फरहा और तबरेज जयपुर से करीब 50 लोगों के ग्रुप के साथ कश्मीर घूमने गए हैं। पहलगाम घूमने के बाद वे शनिवार शाम को यन्नार में एक रिजोर्ट में खाना खाने गए, जहां पर बाइक पर आए 2 हमलावरों ने गोलियां बरसाई। फरहा की स्थिति स्थिर है, जबकि तबरेज की हालत नाजुक बताई जा रही है। तबरेज को 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखा गया है। उनके साथ गए दोनों बच्चे और बाकी लोग ठीक हैं। कश्मीर से फोन पर बातचीत करते हुए जयपुर के ही शाहरुख आश्वस्त करते हैं कि सब ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ी सी है। किस तरह से गोली चली, क्या हुआ था वहाँ? वहाँ पे हम होटल
घूम के आ रहे थे। घूम के आने बाद हमने होटल पे स्टे करा था। स्टे करने बाद वहाँ पे रुके डिनर के लिए जी। डिनर के लिए रुके और अंदर गए। अंदर जाके लोन था, लोन के पास ही हम खड़े रहे। पीछे से आए 2 आतंकवादी और AK-47 चलाने लग गए। तबरेज के भाई शाहिद ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि फरहा और तबरेज को एयरलिफ्ट कर दिल्ली पहुंचाया जाए, जहां एम्स में दोनों का उपचार हो ताकि उन्हें बेहतरीन उपचार मिल सके। इसे लेकर उन्होंने प्रदेश की भजनलाल सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से गुहार लगाई है। साथ ही कश्मीर घूमने जाने वाले पर्यटकों को पुख्ता सुरक्षा मुहैया करवाने की भी मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद के साथ विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं किर्गिस्तान में स्थानीय और विदेशी छात्रों के बीच तनाव बढ़ चुका है। कई छात्रों की मौत और घायल होने की खबरें भी मिल रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय छात्र पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सर, हम लोग इंडियन सिटीजन हैं, बहुत परेशान डरे हुए हैं बिश्केक के अंदर में। सर, क्या नाम आपका? सर मेरा नाम अनवर है, अनवर अजीज है सर। अनवर अजीज खान नाम है सर मेरा। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर। मैं यहाँ पे एक जॉब करता हूँ, मेरे साथ में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्टूडेंट जी हाँ, स्टूडेंट्स भी है मेरे साथ में। मेरे ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हम लोग काफी परेशान, किसी कैफे में बंद है सर। अभी कहाँ? बिश्केक हो? आउट ऑफ बिश्केक हो? बिश्केक के अंदर में है सर, बिश्केक मेन सिटी के अंदर में है। हम लोग क्या करें सर? इंडियन गवर्नमेंट का हमारे को लेकर के क्या है यहाँ पे सर? घबराहट में डूबी ये आवाज, बेबसी में लगाई जा रही ये गुहार राजस्थान के उन छात्रों की है जिनकी हर सांस पर संकट है। दरअसल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में चल रहे उपद्रव में पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही राजस्थान के स्टूडेंट फंस गए हैं। दौसा, बांसवाड़ा सहित कई जिलों के रहने वाले छात्रों ने अपने परिवार वालों को वीडियो कॉल करके मदद मांगी है। ऐसे ही एक छात्र सत्येंद्र हैं, महवा के सत्येंद्र वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। सत्येंद्र ने अपने क्षेत्र के विधायक राजेंद्र मीणा से वीडियो कॉल पर बात की है। ही अपना ऐसी कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। कोई बात हो तो तत्काल बताना। और अपनी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों लगे हुए हैं बिल्कुल। कितने बच्चे हैं अपने टोटल? महुआ से कितने हैं? अपने 200 जिले के सर 4-5 बंदे हैं। अच्छा, पूरे जिले में 4-5 बंदे हैं। तो महुआ से कौन कौन है? एक तो आप हो गए। महुआ से एक मैं हूँ और एक खेड़ला से भी है। अच्छा, खेड़ला से भी एक है ना? वो मेरे साथ आएगा। और एक महुआ से। अच्छा। ठीक है। आप ध्यान रखना बिल्कुल, है ना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात हो तो मेरे को तत्काल बात करना मेरे से, है ना। महवा विधायक ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ऐसा ही भरोसा जिला कलेक्टर ने भी दिया है। स्थानीय प्रशासन भी उनके साथ लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन से जो यथासंभव मदद हो सकती है, जिसमें हम जो है कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ के बच्चों के बारे में अवगत करवाना और उनसे जो है वार्तालाप करके हम उनसे वार्तालाप में हैं। जो भी मदद हमारे द्वारा की जा सकेगी वो हम करेंगे। सत्येंद्र के मुताबिक फिलहाल हॉस्टल बाहर से बंद कर दिए गए हैं। हिंसा दिन में नहीं होती, लेकिन शाम होते ही लोकल स्टूडेंट्स एकजुट होकर अटैक करते हैं। ऐसी कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि हमलावर हॉस्टल और रिहायशी क्षेत्र में भी हमला कर रहे हैं। वहां फंसे छात्र 1-2 दिन से हिंसा अधिक होने की बात कह रहे हैं। अब इस बवाल की वजह समझ लीजिए। कुछ दिन पहले मिस्र के स्टूडेंट बाहर सिगरेट पी रहे थे। लोकल स्टूडेंट ने सिगरेट पीने से मना किया, जिसके बाद मिस्र के स्टूडेंट बड़ी संख्या में आए और लोकल स्टूडेंट्स को पीटा। इसके बाद बाहरी छात्रों को लेकर विवाद बढ़ गया है। वहाँ के स्थानीय जो छात्र हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो छात्र हैं उन पर हमले कर रहे हैं। हालांकि भारत के छात्रों पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया गया है, लेकिन पूरा घटनाक्रम आसपास होने के कारण भारतीय छात्र भी टेंशन में है, उनके परिजन भी टेंशन में हैं। और महुआ विधायक राजेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से बात करके जो दौसा के छात्र हैं, साथ ही अन्य जो छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें सकुशल भारत लाने के प्रयास किए जाएंगे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।